Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to continue our chapter 11, that is understanding the idea of democracy and its spread. This is the fourth part of the chapter. If you have not seen the other three parts, please go and watch it. Before starting to the chapter, please subscribe to my channel if you are new and press the bell icon for more videos. Now we will start from here, Myanmar, Burma. Like India, Myanmar too was a British colony. The country is a prominent producer of rice and is rich in forest resources like teak, minerals like tin, and semi-precious stones like sapphire and ruby. It gained its independence 5 months after India. It became a parliamentary democracy with two legislative assemblies. Just like India, it seemed like Myanmar would emerge as a democratic nation, just as India did. But the country did not have strong political parties, national leaders, or a politically conscious society that could steer it along the democratic path. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. म्यांमार जो था वो भी इंडिया की ही तरह ब्रिटिश कॉलोनी मतलब वहाँ पर भी जो कॉलोनी थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी. और अब उस कंट्री में क्या 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 मिनरल्स मिलते हैं. तो वहाँ पर राइस का बहुत बड़ा राइस प्रोड्यूस करता है म्यांमार. ठीक है. फॉरेस्ट रिसोर्स में उसके पास में बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्स हैं, जैसे कि टीक हो गया, मिनरल हो गया, टिन हो गया, और कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी वहां पर पाए जाते हैं, जैसे कि सफायर और रूबी. इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस हासिल किया था उसके 5 महीने बाद बर्मा को भी इंडिपेंडेंस मिल गया था. सभी को लगा था कि जिस तरीके से इंडिया क्या कर रहा है, एमर्ज कर रहा है अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जैसे, उसी तरीके से म्यांमार भी ने भी दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाए थे. और सबको लगा था कि इंडिया के ही जैसे वो भी क्या करेगा, एमर्ज करेगा एक डेमोक्रेटिक नेशन के तौर पर. लेकिन म्यांमार में कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रही, ना ही कोई नेशनल लीडर्स रहे जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. तो द इसलिए वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक था वो एक तरीके से शायद फेल हो गया. ठीक है. लेट्स सी आगे क्या होता है. डेमोक्रेसी इन म्यांमार. द एथनिक बर्मीज लीडर Ayung San lead the movement for the independence, and Myanmar gained independence on January 4, 1948. Even though Ayung San was assassinated 6 months earlier, prior to the independence, the leader of the different ethnic groups of Burma had reached an agreement to guarantee the rights of their tribes and to include minority communities in the democratic process. The agreement allowed the country to function as a democracy in the initial few years. Many political parties participated in the elections conducted in 1951, 1956 and 1960 to elect democratic governments. यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर म्यांमार में एक बर्मीज लीडर थे जिनका नाम था अयुंग सान. उन्होंने जो इंडिपेंडेंस है उसके मूवमेंट को लीड किया था, और फिर फाइनली 4 जनवरी 1948 को उनको इंडिपेंडेंस मिला था. 6 उसके उसके बाद भी क्या मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि अयुंग सान जो थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंस में लीड किया था, और वो कुछ टाइम तक से करीब 6 मंथ तक उनको एसिसनेटेड किया गया था, लेकिन उसके बाद भी फाइनली 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिल गया. उसके बाद में बताया गया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस लागू होने के बाद में काफ़ी बार अलग अलग लोग खड़े हुए. 1951 में, फिर 1956 में, और फिर 1960 में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, और उसके बाद में फिर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए वहाँ पर बहुत बार इंडिपेंडेंस इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट करवाए गए. अब देखते हैं यहाँ मिलिट्री रूल कैसे आया. मिलिट्री रूल इन म्यांमार. Myanmar faced many complex problems related to tribal rights. The country required as a strong institutional structure to address and resolve these problems, but it did not have such strong institutions. The army took control of many tribal regions and established its rule. Many tribes took up arms to oppose the military takeover.
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यांमार जो था वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, किससे रिलेटेड, तो ट्राइबल राइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा था। तो कंट्री को चाहिए था कि कोई एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल या कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो थे वो उनको क्या कर सके, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके, और लोगों को एड्रेस कर सके, ठीक है, लोगों को बता सके, लोगों को गाइड कर सके। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, आपका जो आर्मी थी उन्होंने ट्राइबल रीजन्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया और अपना रूल स्टैब्लिश वहाँ पर किया। बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो उस मिलिट्री टेक ओवर के अपोजिशन में थे, तो उन्होंने आर्म्स भी उठाए, आर्म्स उठाए मीन्स हथियार अपने उठाए और वो उनको अपोज करने लगे। द आर्मी बिगेन सप्रेसिंग द रिबल्स, आर्मी rebels, the army chief Jen Ni Win overthrew the Delhi elected government in 1962 and took over control of the country. He tried to nationalize the industrial and mineral resources sector and also declare free universal education and free medical facilities for all citizens. Between 1962 and 1965, many laws were passed to control the powerful landlords and curb money lending activities. The laws sought to protect the land and property rights of small peasants as well as interest of sharecroppers. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो आर्मी रूल को अपोज कर रहे थे, और आर्मी क्या कर रहा था, उन रिबेल्स को जो अपोज कर रहे हैं उनको सप्रेस करते हुए जा रहा था। अब वहाँ के जो आर्मी चीफ थे जेन नी विन, उन्होंने गवर्नमेंट जो इलेक्टेड थी उसको क्या कर दिया, डली कर दिया, ओवरथ्रू कर दिया था 1962 में, और उसके बाद फिर पूरे कंट्री पे अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया था। कंट्रोल अपने खुद कंट्रोल अप कर वो खुद कंट्रोल करने लगे थे उसको। और जो इंडस्ट्रियल और मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर्स है उन सभी को उन्होंने क्या किया, नेशनलाइज किया मतलब वो जो जितने भी इंडस्ट्रीज है वो नेशन के अंडर में आएंगी। साथ में उन्होंने फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड की और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज सभी सिटीजन्स को दी। 1962 और 1965 के बीच में बहुत सारे लॉज ऐसे पास हुए जो कि लैंडलॉर्ड्स, पावरफुल लैंडलॉर्ड जो थे और या फिर लैंड से रिलेटेड जो लॉज थे वो वहाँ पर पास किए गए, ताकि जो स्मॉल पीसेंट्स है उनका जो लैंड है और जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो बचाया जा सके। The military rulers tried to gain the confidence of the people by showing them that they were working for their welfare. They nationalized all industries and mines. This brought all natural resources under army control. But unlike Libya, where army rule led to a welfare of the country, Myanmar saw no progress and the country became increasingly economical impoverished. Poverty forced the peasants to work on the farms, which were now run by the army. Their children were also forced into bondage by the army. There were many allegations of human rights violation against the military administrators. People were convicted from their homes and forced to work as bonded laborers. Child labor was also harshly exploited. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मिलिट्री रूल्स था, ठीक है, ये सब जो उन्होंने किया, फ्री एजुकेशन देना, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करना और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज देना, लैंड्स के लिए रूल बनाना, ये सभी चीजें क्या हो गई, उसमें जो मिलिट्री रूल थे वो क्या कर रहा था, लोगों को विश्वास दिला रहा था कि वो उनके वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो मिलिट्री रूल था वो यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने का मतलब, नेशनलाइज कर दिया मतलब जो नेशन है पूरा का पूरी जो कंट्री है वो किसके अंडर में थी, मिलिट्री रूल के अंडर में थी। तो अगर वो पूरी इंडस्ट्रीज और माइंस को नेशनलाइज कर देंगे तो पूरे इंडस्ट्रीज और माइंस जो है वो आर्मी कंट्रोल के अंडर में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लीबिया जो था उसमें जब उसमें आर्मी रूल आया था तो वो कंट्री का वेलफेयर कर रहा था, कंट्री की भलाई के लिए वो लोग आर्मी रूल लेके आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, म्यांमार में जैसे ही मिलिट्री रूल आया तो वो कंट्री क्या होने लगी, इकोनॉमिकली वीक होने लगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोग्रेस नहीं आया और उल्टा लोगों क्या हो गए, वीक होने लगे, इकोनॉमिकली वीक होने लगे। जितने भी गरीब लोग थे उनको फार्म में वर्क करने के लिए फार्म में वर्क करना पड़ा, जो कि अब क्या है आर्मी के अंडर में आ चुका था। ठीक है,
जो भी चिल्ड्रंस थे, जितने जो भी उनके बच्चे थे, उनको भी बॉन्डेज के रूप में रख लिया जाता था। और बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पर उस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंडर में हुए। बहुत सारे लोगों का घर उन्होंने खाली करवा दिया था और बॉन्डेड लेबर के जैसे उनको काम करवाया जा रहा था, और चाइल्ड लेबर भी वहाँ पर यूज कर किया जा रहा था। The protests against the military rule were mostly spearheaded by students. A major protest broke out in 1988, which was brutally suppressed by the army. Thousands of protesters were killed. Following the protest, one army faction took over the reins of government, promising to hold elections. It was during this period that Aung San Suu Kyi, the daughter of assassinated Sang Soon, launched a movement for political reform in the country. She was since emerged as the leader of Burma's struggle for democracy. अब यहाँ पर जो मिलिट्री रूल था उसको प्रोटेस्ट करने में कौन आ गया है, तो सब ज़्यादा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको प्रोटेस्ट को उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मेजर प्रोटेस्ट जो था वो 1988 में हुआ, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से उसको सप्रेस कर दिया था आर्मी ने। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मार दिया था, ठीक है, किल कर दिया था। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो थे उनको मार दिया गया था। यहाँ पर ये वही टाइम है जब अयुंग सान सुई काई, ठीक है, ये कौन थी, तो ये जो फर्स्ट जो डेमोक्रेसी के टाइम पे, डेमोक्रेसी जब फर्स्ट मिली थी उस टाइम पे जो लीडर थे, जो जिन्होंने वो लीड कर रहे थे, उनकी डॉटर थी, उनकी बेटी थी। उसने मूवमेंट को लॉन्च किया था पूरी कंट्री में। और फिर उसकी जो डॉटर थी बर्मा, अयुंग सान की जो डॉटर थी वो एक लीडर के तौर पे उभर कर सामने आई थी। Myanmar military rule declared that elections would be held in 1990. The National League for Democracy won 80% of the seats in the election. Party leader Aung San Suu Kyi was in jail at that time. The army rejected the demand for her release and did not permit her party to form the government. Suu Kyi was released after the election, but kept under house arrest. Her freedom of movement was restricted and she was not permitted to meet or interact with people. She was not even allowed to attend her husband's funeral and or meet her two sons. अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये जब बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर फाइनली 1990 में म्यांमार के जो मिलिट्री रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। उन्होंने एक नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी बनाई। मतलब ये क्या है, एनएलडी क्या है, तो वो एक पार्टी थी जिसने 80% सीट हासिल की थी। ज़्यादा जितनी भी सीट्स थी उसका 80% जो है वो उस पार्टी ने जीता था। और जो पार्टी लीडर कौन थी, तो अयुंग सान सुई काई, डॉटर ऑफ आंग सुन, वो जो थी वो उस टाइम पे जेल में थी। और आर्मी ने उनकी पार्टी को आर्मी ने उनको रिलीज करने से, ठीक है, जेल से रिलीज करने से मना कर दिया था। और उनकी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने से भी के लिए भी उनको परमिट नहीं दिया गया था। उनके रिलीज होने के बाद में भी उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। और उसके बाद में जो उनको किसी भी लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था। उनके जो हस्बैंड के फ्यूनरल थे उसमें तक उनको मिलने नहीं दिया गया, और ना ही उनके बेटों से, सन से उनको मिलने नहीं दिया गया था। Many democratic nations in the world put pressure on the military rulers to release all the imprisoned political prisoners and restore the democratically elected government in Myanmar. International economic trade sanctions were imposed on the country to maintain the pressure on the army. Myanmar could neither export nor import goods. The sanctions forced the military government to modify its policies. अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक नेशंस थे उसने प्रेशर डाला मिलिट्री रूलर्स पे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था म्यांमार से, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस था वो क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। और सभी लोग, सारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेड, सभी लोग क्या कर रहे थे, उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि फिर से उसको क्या बना दिया, फिर से म्यांमार को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए, वहाँ पर इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाए। तो फाइनली जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा फोर्स हो गई थी। और वहाँ पर उनको
अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई करना पड़ा था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।